अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट पे कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे, जैसा कि मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है और कौन सी होती है, मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। आज हमने पढ़ना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की कॉमन सी इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, इक्वेशंस कौन सी पढ़नी है? जैसा कि हो गई हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है? हम एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर देते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहेंगे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब वर्टिकली ऐसे देखना है हमने, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, इधर मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है। ये क्या है हमारे पास? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे हम एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले कि हम अब जो भी इक्वेशंस देखेंगे वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो देखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी इसको देखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी पूरी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वो होगी जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब क्योंकि ये क्या है, हम ये इक्वेशंस कहाँ लगाते हैं? सिर्फ एक डायमेंशन में। यहाँ पर हम वर्टिकल हाइट है ना, वर्टिकली हमने डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो हम सबको वर्टिकली देखते हैं, वाई लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वेलोसिटी वी आई वाई है। ठीक है, और जब यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना। यहाँ पर क्या है? वी एफ वाई ज़ीरो है, और यहाँ पर अब और बॉडी रेफरेंस पॉइंट से देखना है कि ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो इसको चेंज कर देते हैं, 2g/h। इसको हमने किससे, एस वाई को हमने किससे डिनोट किया? h से, h माइनस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वाला वी एफ वाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस वी आई वाई स्क्वायर। अब वी आई क्या होता है? वी आई वाई स्क्वायर। वाई, जहाँ पर y कंपोनेंट हो वहाँ हम क्या लिखते हैं? वी आई साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें क्या चाहिए? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस फार्मूला में हम देखेंगे कि हाइट किस पे डिपेंड कर रही है। हाइट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब डिपेंड किस पे कर रही है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वेयर के। इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वेयर थीटा के। एम आई क्लियर? अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसे 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम किया तो इसका स्क्वायर भी तो है। ठीक है, तो वो कितना टाइम्स हो जाएगी? हाइट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह एंगल को हम बढ़ाते जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। लेट्स लर्न टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द एयर। टोटल टाइम इन एयर किसका? प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम इन एयर। अब हम बना लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा, टोटल टाइम कब होता है? जब प्रोजेक्टाइल कहाँ से मूव करता है? यहाँ से स्टार्ट करता है यहाँ तक।
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे, ठीक है। अब एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखें तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया ना, यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट इतना था, फिर कम होता गया, फिर वापस इसी पॉइंट पे आके मीट कर गया। वाई एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, 0, एस वाई इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन नहीं हो रही, हम कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, एस वाई इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम हर जगह y लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसको किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग देखना है। अब एस वाई को हमने किससे चेंज करना है, एस वाई क्या है, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, क्योंकि कोई पोजीशन में चेंज नहीं है, तो ये तो हो गया कैंसिल। वी आई वाई क्या होता है, वी आई साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा किस वजह से आया, वाई कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है तो साइन ऑफ थीटा आएगा, मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस नहीं, अब ए वाई किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, और क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट से देखना है, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, और जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव 1/2 g/t², समझ आई, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला कंपोनेंट या इसको ले आते हैं, ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 g/t² इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। अब ये टी से टी का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, टी का सिर्फ स्क्वायर कैंसिल, ये टी बचा हुआ है अभी। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, टी इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी, ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है जब एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, वो अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ग्राउंड से जाके अगेन टकरा जाता है, ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। अगर मैं कहूँ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट यहाँ तक है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये उस पैराबोलिक पाथ का हाफ बन रहा है। अब अगर बॉडी को मूव करने में यहाँ से यहाँ तक टाइम लगता है 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसका हाफ लगेगा, जितना पहले लग रहा था उसका हाफ। अब इसका हाफ करें तो ये कितना हो जाएगा, 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी। ये होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। एम आई क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ना है सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन मोशन में कुछ डिफरेंट चीज़ें देखनी है, कुछ केसेस होते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं। अब सिंगल डायमेंशन को मैं 1D लिख सकता हूँ, 1 डायमेंशन, इसको क्या है 2 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में हमने 2 डायमेंशन कौन सी होती है, प्रोजेक्टाइल की जितना इक्वेशंस हैं ये सारी, जितना प्रोजेक्टाइल की मोशन 2 डायमेंशन मोशन होती है, और 1 डायमेंशन वो वाली। अब मैं आपको केस बता देता हूँ, 2 डायमेंशन ये वाली, ये 2 डायमेंशन मोशन है। 1 डायमेंशन कौन सी, एक बॉडी थी, उसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया, ये 1 डायमेंशन मोशन है, और ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, अब 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल मोशन में हम देखते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। इसमें तो हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, t इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी। यहाँ पर थीटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा होता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा नहीं होता, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल क्या है,
90 डिग्री, यहाँ पर क्या है थीटा। 90 को यहाँ पर पुट करें तो क्या आएगा, साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब यहाँ 1 पुट करें तो t इज इक्वल टू हो जाएगा VI/G। एम आई क्लियर। इसी के साथ अब हम यहाँ पर आपको समझ आ गया ना, यहाँ पर साइन थीटा क्यों आया और यहाँ पर क्यों नहीं आया। यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि एंगल 90 होता है और साइन 90 क्या होता है 1, और ये हमारे पर ये कंडीशन बन जाती है। अब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ये था। अब टाइम टू रीच, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या था, यहाँ पर था t इज इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर g। अगेन यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है थीटा, और यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या है 90। अब यहाँ पर 90 पुट करें क्या आ जाता है 90 साइन 91, तो बच जाएगा t इज इक्वल टू 2vi/g। ये आपके पास दो केसेस हो गए टाइम ऑफ फ्लाइट के, जब 1 डायमेंशनल मोशन हो और जब 2 डायमेंशनल मोशन हो। इसके बाद हाइट का एक केस है। हमने क्या पढ़ा प्रोजेक्टाइल में कि जो हाइट होती है, हाइट किसके इक्वल पढ़ी यहाँ पर h इज इक्वल टू VI² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, है ना। और यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं h इज इक्वल टू VI² ओवर 2g, h इज इक्वल टू 1/2 VI² ओवर g। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो हमने यहाँ साइन का कंपोनेंट लगाया। अब इसी के अंदर यहाँ एंगल क्या बन रहा है 90। इस इक्वेशन के अंदर 90 पुट करें क्या बनता है साइन 91, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हाइट सिंगल डायमेंशन में ये होती है और 2 डायमेंशनल मोशन में ये होती है। इसके बाद हम कुछ रिलेशंस हैं। अच्छा, उन रिलेशंस का ये है कि मैं आपको रिलेशंस की डेरिवेशन करवाने बैठ जाऊं तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है और सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन उससे ये होगा कि एम कैट में डेरिवेशन नहीं आती। मैं आपको एक सीधी सी इक्वेशन बताता हूं, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे। आपने वो इक्वेशन याद कर लेनी है, ठीक है, ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फिर भी कहेंगे तो मैं डेरिवेशन पे एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 GT² इज इक्वल टू 4H इज इक्वल टू R tan ऑफ थीटा। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, इससे आपके मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल के आंसर्स हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये क्या है हाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऐसी है, इन तीनों के दरमियान रिलेशन है। अब लेट्स सपोज कि वो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे देता है और वो कहता है कि रेंज कैलकुलेट करें, तो आपने इन दो को उठा लेना है, इन दो को, मीन 1/2 GT² इज इक्वल टू R tan ऑफ थीटा। अगर वो आपको हाइट और रेंज का रिलेशन दे देता है तो आपने इन दो को उठा लेना है। अगर आपको इन टाइम ऑफ फ्लाइट दे देता है और आपने हाइट कैलकुलेट करनी है तो इन दो को उठा लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। मैं अगेन एक दफ़ा लिख देता हूँ, 1/2 GT² इज इक्वल टू 4H इज इक्वल टू R tan ऑफ थीटा। अच्छा, हमने रेंज नहीं पढ़ा। रेंज क्या होता है, रेंज कहते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस को, रेंज कहते हैं हम इज इक्वल टू R विच इज हॉरिजेंटल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था स्पेशल केस में कि हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है VIX मल्टीप्लाइड बाय T, ये हमने पढ़ा था ना। अब हमने क्या कहा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या कहते हैं R। अब इसको हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाइड बाय T। अब हमारे पास VIX क्या है, VI कॉज ऑफ थीटा
टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी आई, यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, तब उसने टाइम कौन सा कवर किया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वो यहीं पे पुट करते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होता है, 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी। ठीक है, अब ये vi, ये भी vi, क्या बन गया, vi स्क्वेयर, ये क्या है, cos थीटा साइन थीटा 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर जी। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका क्या मतलब, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमने देखना है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसके रिलेशंस देखने हैं। ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे और साइन 2 थीटा पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी आई स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन 2 थीटा के। ठीक है, अब इससे आपकी सिंपल क्वेश्चंस हल हो जाते हैं कि अगर वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स बढ़ा दें तो रेंज पे क्या असर पड़ता है। तो इसको 2 टाइम करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगी, 4 टाइम, क्योंकि इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मैक्सिमम कब होती है, मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये तो इनकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आना, ये जो हैं वो हैं। अगर 15 है वेलोसिटी तो 15 ही रहेगी। ठीक है, असल फ़र्क आना है एंगल की वजह से। अब साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, जब ये 1 के इक्वल हो। साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब ये 1 के इक्वल हो। ये हम मैक्सिमम रेंज के लिए ये कंडीशन पढ़ रहे हैं। अब 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1। अच्छा, होता यूं है कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1। अब ये साइन इधर जाए तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1। अब हमारे पास ये कंडीशन पूरी आ गई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 2 थीटा। हमें क्या चाहिए, थीटा, तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 90 ओवर 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एंगल 45 डिग्री होगा तब रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। पुट करके देख लेते हैं हम पुट करके देखते हैं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 इंटू थीटा 45 ओवर जी। अब क्या हो गया, वी आई स्क्वेयर 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1 ओवर जी। ये क्या हो जाएगा, वी आई स्क्वेयर ओवर जी इज इक्वल टू आर मैक्सिमम। ये फार्मूला आ गया आपके पास। अब इसी फार्मूला को हम इसमें पुट करते हैं। हमारे पास क्या था कि आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये क्या है हमारे पास, आर मैक्सिमम है ना, इसको पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। ये हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको रेंज, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का रिलेशन बताया है इस इक्वेशन में। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि एंगल के रेंज का एंगल पे असल फ़र्क क्या होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, आपने एक रूल याद करना है कि जब दो एंगल्स जिनका सम 90 के इक्वल हो उनकी रेंज सेम होती है। लेट्स सपोज, अब मैंने आपको क्या बताया कि 45 पे रेंज मैक्सिमम आ गई है ना। अब लेट्स सपोज ये 45 है और ये मैक्सिमम आ गई। अब रूल क्या है, इफ़ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90
दिस इम्प्लाइज दैट रेंज इज सेम। समझ आई? इसका मतलब ये है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम है। अब 45 से जितना बढ़ा दें या 45 से जितना कम कर दें, ठीक है, 45 से बढ़ाएंगे तो रेंज कम होगी, 45 से कम करेंगे तब भी रेंज कम होगी। अब इसका ये है कि अब अगर एक एंगल है हमारे पास 60, एक प्रोजेक्टाइल को हमने 60 पे थ्रो किया और दूसरे को हमने 30 पे थ्रो किया, ये 30, दोनों की रेंज सेम आ रही है, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? हाइट पे, ठीक है। दोनों की रेंज सेम आई, क्यों सेम आई? क्योंकि 60 + 30 = 90। अब एक और मैं बता देता हूँ, रेंज एंगल थीटा, ठीक है, प्लस x = रेंज थीटा माइनस x। इसका ये मतलब है कि रेंज किसी भी एंगल में अगर हम x जमा कर दें, किसी भी एंगल नहीं, यहाँ मैक्सिमम के लिए एंगल है 45, ठीक है, 45 मैक्सिमम के लिए होता है ना। अब 45 को हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, 45 प्लस कोई भी वैल्यू कर दें, प्लस 13 = r × 45 माइनस 13। अब 45 + 13 जो भी होता है, इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर जो आएगा, अब ये दोनों अगर हम आपस में सम करें तो 90 आएगा और इन दोनों की रेंजेस सेम हो जाएंगी, ठीक है। एम आई क्लियर? इसके बाद आपको एक लास्ट बात बतानी है प्रोजेक्टाइल के हवाले से, वो ये है कि अब हम यहाँ से ये फार्मूला उठा लेते हैं, 4h = r tan of थीटा, r tan of थीटा, ठीक है। अब ये देखें, अब हमें लेट्स सपोज के थीटा चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि tan को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा tan इनवर्स × 4, हाइट को इधर ले आते हैं, = r/h × थीटा। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब अगर वो हमें कंडीशन दे देता है कि रेंज और हाइट सेम है, अगर रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल हों तो ये कैंसिल करके क्या बन जाएंगे? 1। मीन क्या हो जाएगा? थीटा = tan इनवर्स × 4, और ये किसके इक्वल आता है? 76 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कह दे आपको कि एक प्रोजेक्टाइल है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 76, तब उसकी रेंज है 25 मीटर, तो उसकी हाइट क्या होगी? अब आपने फ़ौरन सोचना है कि अगर एंगल 76 बना रहा हो तो वो किस कंडीशन पे बनाता है? जब रेंज और हाइट एक दूसरे के इक्वल हो। अगर रेंज उसने 25 मीटर दी है तो हाइट भी उसके 25 मीटर ही होगी। ये आपने अंडरस्टूड कर लेना है। ये हमारा आज प्रोजेक्टाइल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे अगर आपको कोई भी टिपिकल MCQs वगैरह तंग करता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में अगला मैंने सोचा है कि हम टॉपिक पढ़ेंगे, मेजरमेंट वाला चैप्टर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का DM आया है कि हमने मेजरमेंट वाला चैप्टर पहले करना चाहिए था। वो इसलिए नहीं किया था कि वो थोड़ा सा टिपिकल है, अनसर्टेनिटी वगैरह। वो इंशाल्लाह इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।